जियो न्यूज़ की खुसूसी बजट नशियात में आपको एक बार फिर खुशामदीद। इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया है। तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालात के जवाब भी वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से दिए गए। हम इस नशियात में एक बार फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। जियो न्यूज़ पर हमारे साथ साबिक़ चेयरमैन FPR डॉक्टर इरशाद इस नशियात में शामिल हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर टैक्स अमूर अशफाक तोला हमारे साथ इस नशियात में शामिल हैं और माहिर मईशत अली हसनैन साहब भी हमारे साथ इस नशियात में शामिल हो चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशियात में शामिल होने के लिए। इरशाद साहब, सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे, जो रेवेन्यू के हदफ मुकर्रर किए गए वो पूरे नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये हम छोड़ दें मजमूई तौर पर पिछले महीने भी ले, उससे पिछले भी में हर महीने एक ऐसा बहरान नज़र आता है जिसमें शॉर्टफॉल ज़रूर वहाँ पर मौजूद है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो हालात पैदा हुए बैनुल-अक़वामी तौर पर सिर्फ उसी की वजह से है? चूँकि जब ऐसे हालात नहीं भी थे माजी में, उस वक्त भी शॉर्टफॉल का सामना रहता था FPR को। थैंक यू जुनैद, बात आपकी बिल्कुल सही है। दरअसल हमारे टैक्स सिस्टम में कुछ इनहेरेंट स्ट्रक्चरल एंड गवर्नेंस इश्यूज है। हम जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं हम उनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं और पैच वर्क कर रहे हैं। तो हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई बड़ा हमारे पास इस वक्त प्रोजेक्ट नहीं है। तो जो ऑलरेडी आपके टैक्स नेट में है आप उन्हीं के पीछे रेट आगे पीछे करके एक एस्टिमेट बना के आप दे रहे हैं। तो इसी वजह से ये रिपीटेडली हमारी फेलियर हो रही है और मेरे ख्याल में अगर हम इसी डगर पे चलते रहें तो शायद बाद में भी हम ये काम ना कर सके। हमें अगर आप देख लें तो चूँकि नॉर्मल टैक्सेशन से हमारी रेवेन्यू तो नहीं पूरी हो रही, तो हमें पेट्रोलियम लेवी की तरफ जाना पड़ा और वो भी काफ़ी एक्सटेंसिव टारगेट के लिए। तीसरा, जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर ये सारा कुछ ठीक है, या जो चेयरमैन साहब ने भी कहा कि सारा कुछ ठीक है, तो ठीक है, फिर आप इस ऐसे पॉइंट पे क्यों पहुंच गए कि आपको इंटरवीन करना पड़ा और आप प्रोविंसेस से आप मदद मांग रहे हैं, यानी बजाय ये कि हम कर लेते। तो ये जो स्ट्रक्चरल इशू है ये अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं। जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनका डायरेक्शन भी मेरे ख्याल में इस तरफ नहीं है। बाकी FBR तो जो सिस्टम ऑफ कलेक्शन है ये तो टैक्सेशन से अब चेंज हुआ है। ये तो अब इनको कमिश्नर भी नहीं कहना चाहिए, तो कलेक्टर बन गए, इसलिए कि टोटल डिडक्शन हो रही है विद होल्डिंग टैक्सेस की या सेल्स टैक्स की, ये तो सिर्फ जाके कलेक्ट कर रहे हैं और इसी वजह से तकरीबन जॉबलेस हो गए हैं। तो एक स्ट्रक्चरल चेंज जब तक नहीं आएगा, कंप्लीट गवर्नेंस की चेंज नहीं आएगी, आप FBR की गवर्नेंस आप ग्रास रूट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं ले जाएंगे जिस तरह आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, और आप इनको सेंट्रलाइजेशन की तरफ ले जाएंगे, तो हमारा ये इशू रहेगा। ये पिछले महीने भी, पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था और ये अब भी है। मैं थोड़ा, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें, रिफॉर्म्स में अगर हम 2000 अशफाक बेटा है, अगर हम 2021 की रिफॉर्म की तरफ जाएं तो ये सारी इशू उसी वक्त भी डिस्कस हुए थे। जो अब रिफॉर्म्स हैं एग्जैक्टली उन्हीं को लेके आगे जा रहे हैं, यानी कोई स्टडी नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है। मुझे लगता है कि सारा कोई कहीं से इम्पोज हुआ है। अगर आप देखें तो बिफोर 2021 रिफॉर्म हमारा टैक्स टू GDP रेशियो अराउंड 15% था। इतनी एफर्ट के डॉक्टर इरशाद, जैसे आप बात कर रहे हैं शॉर्टफॉल्स की और जो उसमें कमियां हैं और बहुत बड़ी पैमाने पर कोताहियां भी सामने आ रही हैं, आपने बात किया अशफाक तोला साहब, अली हसनैन साहब, डॉक्टर इरशाद के साथ हमें मुशीर ख़जाना के मुशीर खुरम शहजाद ज्वाइन कर चुके हैं इस नशात में। खुरम साहब, वेलकम टू जियो न्यूज़ स्पेशल ट्रांसमिशन। हुकूमत खुद एतराफ़ भी कर रही है कि कामयाबियाँ हासिल नहीं हो सकी अहदाफ के मुताबिक, और फिर तारीफ़ें भी कर रही है अपने माशी इक़दामात की, तो सच छुपा भी नहीं पा रहे, लेकिन साथ साथ सामने आ भी रहा है सच मुआशी इक़दामात और कामयाबियों और नाकामियों के हवाले से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुनैद मुझे इनवाइट करने के लिए। देखें, क्लियर कट जो है वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने नंबर्स आपसे शेयर किए हैं कि डिस्पाइट 3 बिग डेवलपमेंट्स इन दिस फिस्कल ईयर, जिसमें पहली डेवलपमेंट आपको पता है US टैरिफ की पूरी दुनिया में जो है उसका एक इम्पैक्ट आया।
टैरिफ का जो है वो ना सिर्फ हम पे बल्कि इस रीजन में उसमें कुछ ऐसे कंट्रीज थे जिसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया। इसमें इंडिया भी शामिल है, जिसमें और कंट्रीज भी हैं, और पाकिस्तान भी उससे अफेक्ट हुआ इन वन वे और दी अदर। और दूसरा जो बड़ा इम्पैक्ट था, आपको पता है, जो हमसे रिलेटेड था इंटरनल, वो फ्लड्स थे। और फ्लड्स बड़े जो है वो खतरनाक फ्लड्स थे, आपको भी पता है, और आपका चैनल पूरा कवर करते आया कि कितना उसका नुकसान हुआ। तकरीबन 822 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ उन फ्लड से हुआ जीडीपी पे, और ये डायरेक्ट था। तीसरा जो बड़ा इम्पैक्ट, ये हम सबको पता है, वॉर जो ईरान और इसराइल के बीच में हुई, और उसका जो इम्पैक्ट एनर्जी प्राइसेस पे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ग्रोथ कम हुई है। आपने नंबर सुना होगा वज़ीर ख़ज़ाना साहब का कि दुनिया में जो है ग्रोथ कम एक्सपेक्ट की जा रही है 2026 की, पाकिस्तान की ग्रोथ में बेहतरी आई है। और उसके साथ साथ और दूसरे आपको पता है सारे नंबर शेयर किए गए कि महंगाई की शरह, मैं आपको बताऊं कि फरवरी तक की महंगाई की शरह थी तकरीबन 5.5%, और मार्च अप्रैल मई का एवरेज निकालूं तो वो 10% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना बड़ा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आया। तो ये एक्सोजेनस फैक्टर्स जो होते हैं ना, जिन्हें आपको पता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, खासकर ऐसी इकोनॉमीज पे जो इम्पोर्ट ड्रिवन होती हैं। तो देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 बड़े इवेंट्स के बावजूद पाकिस्तान को, क्योंकि बेसिक हाइजीन है, स्टेबिलिटी है, करंट अकाउंट और फिस्कल अकाउंट आपका बहुत कंट्रोल में है, बहुत बेहतर है, जो आपकी इन्फ्लेशन है आज भी एवरेज सिंगल डिजिट्स में है, तो इन सब चीजों ने आपको इससे बचाया है। बल्कि आप देखें, इंडिया की तरफ देखें, दूसरी कंट्री की तरफ देखें, उनके कितने बड़े बड़े रिजर्व्स हैं और कहाँ वो जाके पहुंचे हैं। आज भी उनके कतारें लगी हैं और उनके जो है वो सप्लाई साइड सिचुएशन में मसला हुआ है। तो देखिए, ओवरऑल मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी की वजह से आपकी जो है वो काफी बेहतर परफॉर्मेंस रही है रिलेटिवली। हाँ, ये कहा जा सकता है बिल्कुल, देयर इज अ लॉट टू बी डन, बहुत काम करना है, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत ज्यादा जो है ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट्स की जरूरत है, वो आगे जाके इंशाल्लाह करेंगे, बट इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। खुर्ब साहब, जो बैनुल-अक़वामी हालात का असर पड़ा, उसके अलावा कोई ऐसे इक़दाम नहीं थे जिनकी वजह से ये आदाद शुमार सामने आए और अहदाफ हासिल नहीं हो सके? अब जिस फॉरेन रिजर्व्स के नंबर्स का जिक्र किया गया कि जून के आखिर तक ज़र मुआदला के साथ 18 अरब डॉलर हो जाएंगे। अब ये हुकूमती ज़राए तो ये कहते रहेंगे इस साल के आखिर तक इनको 40 अरब डॉलर तक लेके जाना था। तो जिन दीगर ममालिक से आप मवाजना कर रहे हैं, उनके ऊपर भी तो ये हालात लागू हुए, पर उनकी मईशत क्या इसी तरह से मुतासिर हुई है? अगर आप हमसाया मुल्क से मवाजना कर रहे हैं तो 700 अरब डॉलर के उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं। खुर्म साहब जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, आप मेरी पॉइंट को आप जो है वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं कि 700 अरब डॉलर के बावजूद उनकी करेंसी, आपको पता है ना, इस रीजन में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, और पाकिस्तान की करेंसी इनफैक्ट बेहतर हुई है, आपको पता ही है, डॉलर के मुकाबले में। और इंडिया की आज जो है रफली कोई आई थिंक 12-13% ऑलरेडी जो है, बल्कि 15% के करीब जो है पूरा, अगर आप उसका वो सही है, लेकिन उनके मुकाबले में हमारे 18 अरब डॉलर के सिर्फ ज़खायर होना काफ़ी है, और ये अच्छी बात है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, उनके यहाँ देखें किस तरह के अलर्ट जारी हुए हैं। आपने अगर मोदी की स्टेटमेंट्स देखी हो, उन्होंने कहा कि भाई 1 साल तक आप गोल्ड ना खरीदें, हमारे रिजर्व्स उड़ रहे हैं, आप घरों से जो है कम कम्यूट करें, आप घरों से काम करें, आप अपनी जो है वो मार्केटें जल्दी बंद करें। तो वो क्यों किया 700 अरब डॉलर के साथ भी? और वहां तो लाइनें लगी, आप देखें एलपीजी घरों में वहां सबसे ज्यादा यूज होती है, आपको पता है। और वहां पे एलपीजी ना होने के वजह से लोगों ने कहा कि कुकिंग कम करें, रेस्टोरेंट्स को कहा गया कि जी कुकिंग जो है वो एक खास टाइम पे करें। तो देखिए, ये सारी चीजें वहां हुई हैं। हमारे यहाँ आपने देखा है कि सप्लाई कहीं शॉर्ट हुई हो, सप्लाई की वजह से कहीं लाइनें लगी हो, सप्लाई की वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई हो, मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसके एक और जो है इम्पैक्ट ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये देखा आपने कि उन्होंने लीड किया इस चीज़ पे कि किस तरह आम आदमी को जो है सपोर्ट दी जाए, चाहे वो बाइकर्स हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। तो सूबों के साथ मिलकर पहले प्राइम मिनिस्टर ने खुद इनिशिएटिव लिया, जिसमें 129 अरब, आपको पता है ये बड़ा जो है वो पब्लिक नंबर है, 129 अरब रुपए की जो है वो सपोर्ट दी, उसके बाद खर्चे कम किए, उसके बाद जाके जो है सूबों के साथ मिलकर जो है सपोर्ट दी गई। तो ये देखिए, सपोर्ट देना और साथ में एक जंग को भी कंट्रोल करना पूरी दुनिया में। आप देखें, सीज फायर करवाया है, तो उसका एक इम्पैक्ट तो है ना दुनिया पे, आपके अपने आप को भी जो है आपने बचाया और दुनिया को भी बचाया। देखिए, ओवरऑल मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की गई, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी हुआ, पाकिस्तान ने पीस टॉक्स रखे, और इकोनॉमी भी जो है वो आपकी स्टेबिलिटी की वजह से जो है बची रही है, और ग्रोथ भी की आपने 3.7%, जो कि 0.2% थी 2023 के अंदर। करंट अकाउंट आपका जो है 2022 में 17 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया था, आज 252 मिलियन डॉलर भी नहीं है। और आपके फिस्कल डेफिसिट सबसे बड़ी बात है, देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिस्कल डेफिसिट आपका 8% आता था,
22-23 का नंबर देखें, 8% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट मैसिव था। आज आपके यहाँ 0.7% ऑफ जीडीपी है। तो आपने खर्चे कंट्रोल किए, आपने कुछ प्राइवेटाइजेशन हुई हैं, आप देखें यूटिलिटी स्टोर बंद किया, पास्को बंद किया, पीडब्ल्यूडी बंद किया, पीआईए प्राइवेटाइज किया, फर्स्ट वुमेन बैंक प्राइवेटाइज किया, अब डिस्कोज आ रही हैं, उसके अलावा एनर्जी की कीमतें नीचे की हैं, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट देखें 22% से 10-11% पे आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ओवरऑल आप मैक्रो सिचुएशन देखें ना, कि इसके बावजूद कि जंग हुई इतनी बड़ी, आपकी ऑयल प्राइसेस $120 क्रॉस कर गई, डीजल और पेट्रोल की कीमतें देखें ना, $250-300 के पास डीजल चला गया और आपका पेट्रोल जो है $150-200 पे चला गया। आपके इतनी कीमतें नहीं बढ़ी जितनी बढ़ानी पड़ जाती। लेकिन ओवरऑल एक बैलेंसिंग एक्ट रखने की वजह से आज इकोनॉमी स्टेबल भी है, नंबर्स भी ठीक है। ऑब्वियसली ट्रिकल डाउन होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, बट आपकी सपोर्ट जो दे सकते थे वो दी गई है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट मेरे ख्याल में किया गया, जिसकी वजह से आज हम ट्रैक पे इंशाल्लाह। तो अब हमारे साथ इस नशात में जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान और मुआशी माहिर भी हैं, शहजाद इकबाल शामिल हो चुके हैं। शहजाद साहब वेलकम। खुरम, शहजाद साहब ये कह रहे हैं कि जो बैन अवी हालात पैदा हुए जिसके बहुत ज़्यादा असरात कई और मुल्कों पर भी पड़े, वो पाकिस्तान पर भी पड़े, इसी वजह से कई अहदाफ हासिल नहीं हो सके। लेकिन फिर भी उनका कहना है कि हुकूमत ने मैनेज बेहतर तरीके से किया है, अगर कोई बहुत बड़ा माशी ब्रेक थ्रू नहीं भी हो सका तो। जी जुनैद, बिल्कुल देखें, ये जो जंग शुरू हुई 28 फरवरी को, उसके बाद हमने देखा है जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी, उसका इम्पैक्ट तो पाकिस्तान पर भी आया है, दीगर ममालिक पर भी आएगा। और इससे पहले ऑब्वियसली सैलाब का भी एक इम्पैक्ट था। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसके जो असरात हैं वो तो हमने अपनी मईशत पे देखे हैं। लेकिन हुकूमत, ये क्योंकि इस हुकूमत का तीसरा बजट है और शहबाज शरीफ का ये 5वां बजट है, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा वजीर आजम नहीं आया है जिसने 5 कंसेक्यूटिव बजट दिए हों। और जब से वो आए, कंटिन्यूटी हम देख रहे हैं। ठीक है, माशी टीम में तब्दीली हो, लेकिन इसहाकडार अभी भी ऑब्वियसली इस हुकूमत का एक बड़ा हिस्सा है। अब औरंगजेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो क्या जो रिफॉर्म्स का कहा था, चाहे वो 2024 के इलेक्शंस के बाद हो या अगर 2022 से आप ले लें जब पीडीएम की हुकूमत ने कंट्रोल संभाला था, वो रिफॉर्म्स हो सके हैं या नहीं हो सके? देखिए, 2 चीज़ों में तो इस हुकूमत की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है, बल्कि उसकी तारीफ होनी चाहिए। वो क्या है कि आपके रिजर्व जो है 2023 में तकरीबन $3-3.5 बिलियन तक रह गए थे। वी वर वेरी क्लोज टू डिफॉल्ट। उस वक्त IMF का एक प्रोग्राम हुआ जो केयर टेकर सेट में कंटिन्यू किया, और ये हुकूमत जब आई 2024 में तो एक और IMF प्रोग्राम हुआ। तो हमने अपने रिजर्व्स को $3-3.5 बिलियन से $17 बिलियन तक जाते देखा है। स्टेबिलिटी आई है, कोई डिफॉल्ट के खतरात नहीं है। तो इसमें तो ऑब्वियसली हुकूमत ने बेहतर काम किया है। अफरात ज़र यानी कि महंगाई जो 35-40% तक थी, उसमें हमने कमी देखी है। तो ये इकदाम तो हुए, और इसमें ऑब्वियसली हुकूमत के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अहम रोल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है? ऐसा नहीं है। जब मुशर्रफ दौर में हमने देखा था कि आपका करंट अकाउंट खसारा, माली खसारा बढ़ गया था, हम IMF प्रोग्राम में गए, पीपल्स पार्टी का दौर था, हमने स्टेबलाइजेशन देखी। फिर ऑब्वियसली जब नून लीग की हुकूमत आई, IMF प्रोग्राम में गए, पहले जो दूसरा साल था 13-14 का, उसमें हमने स्टेबलाइजेशन देखी, फिर हमने 2 साल की ग्रोथ देखी। PTI जब आई 2018 में, वंस अगेन डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, आपका रुपया बहुत ज्यादा गिर चुका था। IMF प्रोग्राम में गए, दोबारा हमने स्टेबिलिटी देखी, रिजर्व्स आपके बड़े, महंगाई कम हुई। वी हैव बीन देयर एंड डन दिस बिफोर। यानी कि जब भी आपकी एक मुश्किल आती है, आप IMF में जाते हैं, अपने रिजर्व्स को संभाल लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करता है और आपके जो अफरात ज़र महंगाई उसमें कमी आ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस फायर फाइटिंग के साथ जिंदा रहेंगे, या हमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं अपने पूरे माली निज़ाम में, अपने बजट में? और उस पर अगर मैं आपको बताऊं, इस हुकूमत के अपने दावों के मुताबिक, मिसाल के तौर पे 1100 अरब रुपए आपका पेंशन बजट है। ये कहा गया था कि पेंशन रिफॉर्म्स होंगे, यानी कि आज भी टैक्स पेयर जो है वो फंड करता है। जो नए एम्प्लॉइज हैं उनके लिए तो शायद पहले KP हुकूमत ने किया, बाद में वफाकी हुकूमत ने किया कि कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन मेनली जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनकी 1100 अरब रुपए की पेंशन जो इस बजट में फिर बढ़ जाएगी, अगले बजट में फिर बढ़ जाएगी, हम उसको नहीं रिजॉल्व कर सके इन 3 सालों में भी। 5 साल का हिसाब ना ले, 3 सालों में भी। दूसरा, साइज ऑफ द गवर्नमेंट की बात आपने सुनी होगी, 2024 से फाइनेंस मिनिस्टर ने कई मरतबा कही जी। और अब हम ये रियलाइज भी कर रहे हैं, हम कहते हैं ना सूबों को जिम्मेदारी दे दी है वो अपने वसाइल भी इकट्ठा करें। जब जिम्मेदारी दे दी है तो कितनी वजारतें आपने 3 साल में डिवॉल्व की, कितने डिपार्टमेंट आपने बंद किए, और क्या इस साल का जो सिविल हुकूमत चलाने का खर्चा होगा वफाकी हुकूमत का, क्या वो पिछले साल के मुकाबले में कम होगा, या हम ये कहेंगे अफरात ज़र की वजह से देखें उसमें 15% का इजाफा हो गया, 20% का इजाफा हो गया। ठीक है, सैलरीज का खर्चा क्या कम होगा या बढ़ेगा? तो ये दूसरा रिफॉर्म था। इसमें हुकूमत ने क्या किया है? प्राइवेटाइजेशन, चले एक PIA हो गई, बट बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मुझे पता है अभी खुरम साहब भी कहेंगे, देखें मजीद जो डिस्कोज है उसकी भी अब लिस्ट हमने जारी कर दी है, बट ये प्रोसेस बहुत स्लो है। और PIA भी पहले प्राइवेटाइजेशन नाकाम हुई, फिर कामयाब हुई, चले इट्स अ गुड स्टार्ट, बट उस एरिया में अब कितना तेजी से काम होता है ये देखना है। एक्सपोर्ट्स इस साल हमारे 6% कम है।
ये इस जंग की वजह से नहीं हुआ है, ये जब से माली साल शुरू हुआ है, ये इससे पिछले साल था, हमने एक्सपोर्ट में देखा है कि स्लगिश ग्रोथ भी नहीं कह सकते, स्लगिश ग्रोथ बल्कि 6% का डिक्लाइन देखा है हमने। तो क्या एक्सपोर्ट के हवाले से पॉलिसी आप किसी को भी उठा के देखें वो कहेगा कि नहीं, जिस रेट पे आपको बिजली मिल रही है, जो आपका डिस्काउंट रेट है, उस वजह से, और जो हुकूमती कोई पॉलिसी नहीं नजर आती, लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट्स आपके नहीं बढ़ रहे। SIFC आपने बनाया, 3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट FDI बढ़ रही है? नहीं बढ़ी, पिछले साल के मुकाबले में इनफैक्ट नेगेटिव ग्रोथ है। यानी कि जिस रेट अगर पिछले साल $2 बिलियन थी, अब हम $1.5 बिलियन पे खड़े हुए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो आप टिंकरिंग तो कर सकते हैं, आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हाँ एक स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं जब तक आप कोई संजीदा रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे। खुर्रम शहजाद साहब, और जो एक्सपोर्ट्स की बात है सर, वो तो जंग तो 2025 से पहले नहीं थी खुर्रम शहजाद साहब, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कभी भी $40 अरब से ऊपर गई नहीं, उसके नीचे नीचे ही फ्लोट कर रही हैं इतने साल से। मैं बताता हूँ, मैं एक एक चीज का जवाब देता हूँ। शहजाद ने बड़ा अच्छा किया, एक एक चीज का जवाब पॉइंट आउट किया। शहजाद देखें, मैं बताता हूँ कि नंबर 1 जो है ना, पेंशन की जो बात हो रही है, पेंशन के अंदर हम इस वक्त कंट्रीब्यूशन मॉडल पे चले गए हैं, ये आपको पता है। पिछले साल नहीं बल्कि उससे पिछले साल से कंट्रीब्यूशन मॉडल पे पाकिस्तान है। देखें, स्टॉक एक चीज है और नए जो हमारे कोलीग्स आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, वो क्या जो है वो पेंशन पे आ रहे हैं या कंट्रीब्यूशन मॉडल पे आ रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन मॉडल 2024 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको नंबर देता हूँ, 24,000 प्लस एम्प्लॉइज हैं जो नए अगर आए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, जो ज्वाइन किया है, वो इस वक्त कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल पे है। तो एक मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पेंशन रिफॉर्म का एक हिस्सा शुरू हो गया है। सेकेंडली, राइट साइजिंग की इन्होंने बात की है कि राइट साइजिंग में क्या हुआ है। राइट साइजिंग के अंदर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन बंद किया है। ये कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है शहजाद, आप भी बता सकते हैं कि यूटिलिटी स्टोर में कितनी करप्शन के इश्यूज, कितनी ज्यादा लॉसेस, क्या कुछ नहीं था। दूसरा, पास्को जो कि कमोडिटी इंपोर्ट्स में उन सब चीजों में डील करता है, पास्को को बंद किया गया है, ठीक हो गया। तीसरा, PWD को बंद किया गया। और बहुत सारे इस साल जो सिविल हुकूमत चलाने का एक्सपेंस है वो पिछले साल से कम होगा या ज्यादा होगा? मेरे ख्याल से कल पता चल जाएगा हमें। मैं बता रहा हूँ, देखिए, आप एक सवाल पे सवाल करेंगे तो फिर जवाब नहीं आ सकता ना। एक आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दूं पहले कि पास्को, यूटिलिटी स्टोर, PWD, कुछ मिनिस्ट्रीज जो है हमने मर्ज की हैं। आपने देखा होगा डिफेंस एविएशन अलग अलग था, उसको मर्ज किया। और भी बहुत सारी हैं, क्योंकि इस पे एक प्रोग्राम रख सकते हैं पूरा राइट साइजिंग पे, मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। चौथी चीज, प्राइवेटाइजेशन की आपने बात की है शहजाद। प्राइवेटाइजेशन में पहली प्राइवेटाइजेशन ट्रांजैक्शन हुई थी फर्स्ट वुमेन बैंक, उसके बाद PIA कोई छोटी चीज तो नहीं है ना, आपको पता है 50 अरब रुपए का जो है वो लॉस जो एनुअल आ रहा था वो खत्म हो गया। अब टैक्स भी आएगा और जो है आपके वो लॉस भी खत्म हो गया, और वो 40 साल की एफर्ट के बाद PIA हुआ है, कोई छोटी चीज तो नहीं है। तो PIA और फर्स्ट वुमेन बैंक, आपकी पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि प्रोसेस थोड़ा स्लो है, इसको बिल्कुल तेज किया जा सकता है, और हम कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन की ये करे। डिस्कोज आ रही हैं, 3 डिस्कोज के लिए EOIs फ्लोट कर दिए गए हैं, सरमायाकारों को इन्वाइट कर लिया गया है, और 2 मजीद आ रही हैं, क्योंकि आप ये कहते थे ना, हम सारे कहते थे कि जी लॉस मेकिंग को क्यों नहीं करते। तो PIA शुरू हुआ, उसके बाद डिस्कोज आ रही हैं, तो लॉस मेकिंग को प्रायोरिटी बनाया जा रहा है ताकि उनको ठीक करके प्राइवेटाइज किए। ना सिर्फ ये बल्कि सेक्टर के रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं। चौथी चीज ये, आपने जो एक और बात की एक्सपोर्ट्स की, शहजाद, एक्सपोर्ट्स का फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा डिटेल में बताया कि डिक्लाइन है, लेकिन आप अप्रैल और मई के नंबर देखें, इनफैक्ट मई के नंबर देखें तो उसमें ग्रोथ शुरू हुई है। लेकिन आप देखें ना, दुनिया भर की ट्रेड पे एक तरह से सप्लाई चेन का इशू बढ़ा हुआ है, कॉस्ट बढ़ गई है, इसका इम्पैक्ट है। दूसरा, चावल की जो हमारी एक्सपोर्ट थी ना, वो गिरी है काफी ज्यादा। ऑफ कोर्स आपको रीजंस पता है, इंडिया और बहुत सारे और उसमें प्लेयर्स कूदे दोबारा से, उसमें हमारी एक इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरा जो है ना, शुगर की हम लास्ट ईयर एक्सपोर्ट कर रहे थे, इस साल हमने इम्पोर्ट की है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो टोटल $1.5 बिलियन ये है। फिर अफगानिस्तान के साथ इशू शुरू हुआ, आपको पता है, अफगानिस्तान में हमारी एक्सपोर्ट होती थी, $1 बिलियन का ट्रेड अफगानिस्तान के साथ था, $700-800 मिलियन हम एक्सपोर्ट करते थे, वहां से हमें इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारे जो है इशू ये है कि वो टेररिज्म कर रहा है, तो हमें उसको पहले देखना है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे जो एक्सपोर्ट का नंबर है वो आपको इस तरह से नजर आया। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये बताना चाह रहा हूँ, LSM की ग्रोथ देखें ना आप, कि आपकी इंडस्ट्री 6.5% पे ग्रो कर रही है, ये कोई छोटा नंबर तो नहीं है शहजाद। और ये आप देखें बहुत अच्छे 4 साल के बाद हुआ है। सर्विसेज का नंबर आप देखें 4 साल के बाद हुआ है। आप फ्रीलांसिंग का देखें क्या क्या इनफ्लो आ रहा है। IT सेक्टर का आप देखें कितना ज्यादा जो है आपकी एक्सपोर्ट आ रही है, और रेमिटेंस देखें कितनी मैसिव हुई है, इसके बावजूद कि जंग चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक फ्लो बरकरार है, बल्कि रिकॉर्ड नंबर्स आ रहे हैं। कहने का मतलब ये कि रिफॉर्म का प्रोसेस शुरू हुआ है। मैंने आपको एक्चुअल प्रोग्रेस बताई है कि क्या कर रहे हैं। और टैक्स के ऊपर सबसे बड़ी बात है, आपने बात ही नहीं की, मैं बात कर रहा हूँ कि टैक्स के जो है ना न्यू ऑपरेटिंग मॉडल लेकर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप वो देखेंगे प्राइम मिनिस्टर से वो जो है वो अप्रूव हो गया है और वो आगे चल रहा है, वो शुरू होने जाएगा। उसके 3 हिस्सों में वो जो है फेसलेस है वो, और ये बहुत ही डिजिटल अभी भी काम कर रहे हैं, अब आपको मीटिंग्स में भी जाना है।
उसके बाद हम मजीद बात कर सकते हैं कि और क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, हमें मालूम है आपको मीटिंग में भी जाना है, लेकिन एक सवाल हम और आपके सामने रखेंगे। इशफाक तोला साहब, आपने कहा टैक्स की बात नहीं की, वो हमारे पास मौजूद हैं, बहुत ही बड़े माहिर। इशफाक साहब, जब ये हालात का हम जिक्र करते हैं तो उससे पिछले जब 1-2 साल पहले जाते हैं तब भी यही हकाइक सामने आते हैं कि FBR की वजह से हुकूमत IMF के पास गई और रेवेन्यू का हदफ उनसे शॉर्ट करवाने के लिए मंजूरी ली। तो ये तो वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमेशा से मौजूद हैं, चाहे हालात कैसे भी हो जाएं। इशफाक तोला साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा तहम्मुल से मुझे मेरे भाई खुरम भी सुन लें या शहजाद भी सुन लें। हकायक काफ़ी चीज़ों में उन्होंने जो बताया, खुरम ने बड़ी अच्छी बातें की और काफ़ी ठीक ठाक बातें भी उन्होंने की, शहजाद ने भी बड़ी अच्छी बातें की। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ हकायक थोड़ा इससे बरक्स है। ये देखिए, IMF के प्रोग्राम में रहते हुए मेरा ख्याल है ये जो भी बातें कर लें और हुकूमत में रह के मैं भी वही बात करता जो आज खुरम कर रहा है। असल बात यह है कि IMF में प्रोग्राम में रहते हुए आप कुछ नहीं कर सकते जब तक उनकी रजा ना हो। आप यहाँ तक देख लें, कल 920 बिलियन रुपीस का आपने बजट कट किया, जो सूबों का जो आपने जो फ्रीज किए, उसकी भी रजा अब आपने IMF से आज लेके फिर बजट अनाउंस करना है। तो ये भूल जाए, डॉक्टर रिशाद भी बैठे, हमने बड़ी मीटिंग अटेंड की है IMF की, वो वाइसरॉय के तौर पर चलते हैं। आपको मैं एक हकीकत एक बात बताता हूँ आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि इसकी IMF के प्रोग्राम की 2 साल की मेरी हिडन कॉस्ट 11,000 बिलियन रुपीज है। हम 950 बिलियन के लिए लड़ रहे हैं, हम इस सब्सिडी के लिए लड़ रहे हैं, हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए लड़ रहे हैं, हर चीज के लिए लड़ रहे हैं। आपने जैसे खुरम ने भी कहा कि 5% शायद एवरेज थी हमारी इन्फ्लेशन की बिफोर फेब्रुअरी, और आज उसका उस वक्त डेल्टा जो था मेरा पॉलिसी रेट का, जो इंटरनेशनली 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए था, 7 से 8% में दे रहा था, उसकी एक हिडन कॉस्ट थी हमारी। आपने करेंसी जो बैकवर्ड 251 पे आनी थी वो आपने नहीं की, आप उसका खुमियादा भुगत रहे इन्फ्लेशन के अंदर। तो ये वो सारी चीजें थी जिनको आपने मरूज़े खाते नहीं रखा, बिकॉज कि आप IMF के प्रोग्राम में हैं, और IMF के प्रोग्राम में रहते हुए आप कभी भी नहीं करते। कि 2 साल पहले शहजाद को याद होगा, हमने एक किया था कि जी बजट के बाद हमने एक मैराथन ट्रांसमिशन की थी, उसके अंदर भी मैंने उसी वक्त ये कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, प्लान बी हमारे पास तैयार था। आज भी हमने प्लान बी को एक्सप्लेन किया है सारी चीजें। और टैक्स रिफॉर्म्स की जहां तक बात की है, टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट खुरम साहब के पास मौजूद होगी, मैंने भी दी है, औरंगजेब को भी दी है। RRMC की रिपोर्ट है जो आखिरी रिपोर्ट थी हमारी, उसमें हर वो चीज मौजूद है जिसकी आज अभी बात करते हैं, फेसलेस होगा, ये सारी चीजें मौजूद थी। नई एवेन्यूज मौजूद थे कि किन किन को कैसे टैक्स लगाना है, आप लगाइए। आपको 2.5 ट्रिलियन के नए टैक्सेस हमने कहा था कि वो हम आपको जनरेट करके दे रहे हैं, बट वो रिपोर्ट मेरा ख्याल उस वक्त तो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। चलिए, इंटरिम सेटअप आ रहा था, हमने कहा नहीं कर सकते क्योंकि अभी ह्यू क्राई हो जाएगा, इलेक्शंस ड्यू थे। अब तो 3 साल हमें मिले यार, अब तो हम कर लें। उन चीजों में से हमने बिट्स एंड पीसेस निकाले। जो ताजिर दोस्त स्कीम आई वो फेल हो गई। अब भी मेरा भाई बड़ा बुलिश है कि जी ये ताजिर स्कीम से 50 अरब ले लेंगे। उस वक्त जो हमने एस्टिमेट किए थे वो 275 बिलियन रुपीस थे जुनैद। ऐसी काफी चीजें हैं जो यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगा, औरंगजेब साहब अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है बड़े माहिर प्रोफेशनल है। खुरम मेरे साथ 7 साल रहा है प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड पे, इसकी एक काबिलियत पे कोई शक नहीं, मगर शक इस चीज पे है कि हम जब तक इस रेसिपी में चलेंगे। आप देखें, हम जब कह रहे हैं ना कि हमने जो ग्रोथ बहुत अच्छी अचीव की, आप मुझे बताएं पेट्रोलियम प्राइसेस की आप कह रहे हैं हमने हिट ली है, चले ले ली आपने, बहुत शुक्रिया आपने ले ली, मगर आप मुझे बताइए, अब ये कुछ अखबारों में आ रही है कि हम विंडफॉल लेवी लगा रहे हैं पेट्रोलियम कंपनीज पे और OMCs पे। क्यों लगा रहे हैं जनाब? उनको हमने प्रॉफिट दे दिया, नेट्स की आपने वर्किंग करके दे दी, फिर आपने जुबैल की वर्किंग करके दे दी, फिर आप कह रहे हैं कि जी अपना आप जो ऑयल मंगाया और उसको आप रिफाइन करें। देखिए, देयर आर सो मेनी वेक्टर्स टू इट। प्राइवेटाइजेशन उस वक्त तैयार थी जब हम 2017 में थे। ठीक है, अब टॉप मसला फैक्टर्स ये अली हसनैन साहब को शामिल करना चाहते हैं। हम खुरम साहब से फिर आखिरी एक सवाल करेंगे और शहजाद से भी पूछेंगे। अली हसनैन साहब, अबूरी GDP ग्रोथ 3.7% रही, हदफ था 4% से ऊपर, 4.2 था गालिबन। अब वजीर खजाना कह रहे हैं कि अगर ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू ना होता तो ये 4 से तो ऊपर ही होता ये हदफ। ये मुमकिन था? आपको लग रहा है ऐसे ज़मीनी हालात थे कि ऐसा मुमकिन हो सकता? देखिए, ये बिल्कुल मुनासिब बात है कि ज़ाहिर है जब इतना बड़ा एक इवेंट हुआ है तो उसका आपकी मईशत के ऊपर मनफी असर है, वो ना सिर्फ हमारे ऊपर है, दूसरों के ऊपर भी है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप पीछे हट के देखें तो
हमारी जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ जो है वो ना होने के बराबर है। और आज से नहीं, जब से हम एक फिस्कल डिसिप्लिन के मोड में चल रहे हैं, जो कि ठीक बात है, क्योंकि हम हमारी फिस्कल पोजीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि हमें एक वक्ती तौर पे अपने आप को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत थी। लेकिन स्टेबिलिटी का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ना हो। खुर्रम शहजाद ने जो बात की वो दुरुस्त है कि ऑन द ग्राउंड जब आपके पास पॉलिटिकल बाय इन ना हो तो इवन यूटिलिटी स्टोर को बंद करना बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इस मुल्क को यूटिलिटी स्टोर बंद करने से सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगी, इससे बहुत बहुत बड़ी चीज़ें करनी हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली मुझे ज़ाती तौर पे उन चीज़ों का पॉलिटिकल विल अभी तक नज़र नहीं आ रहा। उसके अंदर एक बुनियादी चीज़ जो कि इनके नंबर्स इस साल थोड़े से बेहतर लग रहे हैं वो ये है कि डॉलर जो है वो जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो 105 पर है। तो मेरे हिसाब के मुताबिक डॉलर जो है वो 290-295 पर होना चाहिए था। अशफाक भाई बैठे हैं, वो बहुत ज़्यादा इससे डिसएग्री करते हैं और हमारी एक पुरानी एक बहस है इस बारे में। लेकिन जो इकोनॉमिक्स की इक्वेशंस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से दिखाती है। अगर हम इसको उन्होंने मिसाल भी दी है इंडिया की कि वहाँ करेंसी स्टेबल नहीं रही है, हमारे यहाँ स्टेबल है। उसकी वजह जुनैद, मैं उसकी वजह बता सकता हूँ अभी। ये जरा खुर्रम साहब से मैं चाहता हूँ इसका जवाब दे। जी खुर्रम शहजाद साहब। जी बताइए। जी जुनैद, आप मेरा करेंसी में सवाल पूछ रहे हैं। देखें जुनैद, ये करेंसी का जो है एक तो क्रेडिट लिया मैं अगर मुझे जी आपका सवाल, आपकी आवाज नहीं आ रही जुनैद, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए प्लीज। और मुझे जी आपने जो कुछ कामयाबी गिनवाई है उसमें ये भी कहा कि हमारी जो करेंसी है वो भी स्टेबल रही है और आपने भारत से मवाजना भी किया। तो अली हसनैन साहब का उस पर कॉमेंट आया, आपने सुना है? इसमें जुनैद 3 पॉइंट ऑफ व्यू है। जो खुर्रम साहब कहेंगे कि हमने अपनी करेंसी को स्टेबल रखा है, ये कामयाबी है। अशफाक हसन कहेंगे नहीं, करेंसी होनी चाहिए थी आपकी पर डॉलर 240-250 रुपए। और अली हसनैन बात करें कि 295 रुपए तक होना चाहिए था, क्योंकि रेयर जो है आपका वो 105 पर है। तो ये 3 डिफरेंट जो है वो लोगों की राय है इस पर। मैं बता देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जवाब देता हूँ। मैं भी जवाब दे देता हूँ इसको कि देखें, जो हसनैन का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम बड़ा एक हमारा एक बड़ा अच्छा एक ग्रुप है, हम उस पर बड़ा जो है वो डिस्कशन करते हैं। और आई मस्ट अप्रिशिएट बोथ ऑफ माय कोलीग्स हसनैन और तौला साहब के एक डाइवर्जेंट व्यूज आते हैं और उनकी बेसिस भी होती हैं और हम उस पर डिस्कस ये करते आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखें करेंसी को कंपेटिटिव रखना, ये मेरा पर्सनल एक पर्सपेक्टिव है। कंपेटिटिव रखना मेरे ख्याल में बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप जो है वो उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो कंपेटिटिव रहना बेहतर है, नंबर 1। सेकेंडली, मैंने इंडिया की एग्जाम्पल दी ना, वो इसलिए दी है कि आपने जो बात की थी ना शहजाद के $700 बिलियन रिजर्व्स हैं, उसके बावजूद करेंसी जो है नीचे गई, उसको मैंने जवाब दिया था। हमारी करेंसी का जहां तक ताल्लुक है, देखिए मैं ये पहले आपको डिस्क्लेमर ये दूं कि ये प्रेरोगेटिव जो है स्टेट बैंक का है, वो अच्छी तरह से देखता है इसको। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ थोड़े से आपने देखा है रिजर्व्स बेहतर हुए हैं और बहुत अच्छे हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले में 49% ग्रोथ है रिजर्व्स में। दूसरी बात ये है, करंट अकाउंट डेफिसिट देखें ना आप कि वो बड़ा मैनेजेबल है इस वक्त, बहुत ही माइनर है। हमारे जो टारगेट था स्टेट बैंक का वो 0 से 1% ऑफ जीडीपी था, which came to around $2 billion, जो कि आज हमारे यहाँ $252 मिलियन है। तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत नीचे है, बहुत ज्यादा अंडर कंट्रोल है। और इसके बावजूद के वॉर चली है आपके यहाँ, और इसके बावजूद के प्राइसेस कहाँ गए और आपका बिलियन डॉलर ऐड भी हुआ है आपके यहाँ ऑयल प्राइस इंपोर्ट में, ऑयल की इंपोर्ट में। मैं ये कहूंगा, मेरी तरफ से पर्सपेक्टिव ये है कि करेंसी को कंपेटिटिव रखना बेहतर है। और दूसरी बात ये है कि जो हमने बजट किया था लास्ट ईयर वो 296 पे किया था डॉलर, कि 296 का डॉलर हो जाएगा, वो नहीं हुआ। इन्फ्लोस बेहतर आए, डिमांड सप्लाई ने आपके इस तरह से क्रिएट किया कि वो डिप्रिशिएट नहीं हो पाई। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जो रेयर है, जो जिससे हसनैन ने जिसका इशारा किया है, आई थिंक टुवर्ड्स रेयर कंपेटिटिवनेस चलना चाहिए, होना चाहिए, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को भी फायदा होता है, ओवरऑल इकोनॉमी भी कंपेटिटिव रहती है और एक इंसेंटिव टू एक्सपोर्ट, इंसेंटिव इन्वेस्ट होता है। मेरा ये व्यू है। लेकिन स्टेट बैंक का ही प्रेरोगेटिव है कि उसने कैसे उसको मैनेज किया है, कैसे उसको फ्री रखा है, कैसे जो है करंट अकाउंट को मैनेज किया। तो ओवरऑल देखें ना, सिचुएशन आपके पास इस तरह से कि आपके इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं है, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा हो सकती है। शहजाद इकबाल साहब और फिर उसके बाद इशफाक तौला साहब। शहजाद साहब। देखिए, मैं इशफाक साहब का मैंने ये सर आपका ही जिक्र हो रहा है इशफाक साहब। जी जी सर, एक आर्टिकल मैंने देखा तो मेरे ख्याल से इस पर अली हसनैन का क्योंकि ये नुकता है तो वो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे। क्योंकि अगर इशफाक साहब या दीगर लोग ये कहते हैं कि स्टेट बैंक क्योंकि इस वक्त डॉलर मार्केट से ख़रीद रहा है
और फिर अपनी डेट पेमेंट्स हम कर रहे हैं। तो अगर हम ये ना खरीदें तो शायद जो है डॉलर रुपये के अगेंस्ट वो नीचे आता रहेगा। लेकिन फिर जब हम अपना रेट देखते हैं, जो ऑब्वियसली हमारी इन्फ्लेशन जब हम उसको कंपेयर करते हैं दूसरे ममालिक से, तो हमें नज़र आता है कि रेट तो 105 पर है। तो अली हसनैन साहब मुझे बताइएगा कि एक आर्गुमेंट तो जो आपने दिया कि रेयर 105 पे है तो ऑब्वियसली इसका मतलब रुपया आपका यहाँ से डेप्रिशिएट होना चाहिए, लेकिन दूसरा आर्गुमेंट ये है कि स्टेट बैंक तो खुद इतना 5, 6 या 7 बिलियन डॉलर परचेज कर रहा है मार्केट से, तो वो परचेज ना करे तो लिक्विडिटी और बेहतर होगी। देखें, जो दुनिया में जो एवरेज एक मुल्क अपने पास रिजर्व रखता है वो 1 साल का इंपोर्ट कवर होता है। हम लोग 2 से 3 महीने के ऊपर चल रहे होते हैं। हमारा जो 2 से 3 महीने के ऊपर आप रिजर्व्स कलेक्ट करके जो डॉलर रेट बनाते हैं वो ऑलरेडी आर्टिफिशियली आपने डॉलर को नीचे रखा होता है। आप इसको भी बिल्ड करें, 1 साल के रिजर्व्स जमा करें, फिर देखें डॉलर कहाँ से कहाँ जाता है। तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, दैट्स फाइन। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 साल में आप हर चीज़ चेंज करते हैं। मुझे इसके अंदर 2 मेरे मसाइल हैं। एक ये, तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एक बहुत बड़ा हमारा इशू है। हमारा लॉन्ग टर्म करंट अकाउंट डेफिसिट का एक इशू है जिसको इस वक्त हम मैनेज करें इंटरेस्ट रेट ऊंचा रखकर। जब हम इंटरेस्ट रेट नीचे लेकर आएंगे तो डॉलर ऊपर जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम जब डॉलर को इस तरह क्रीप अप करने देते हैं, रियल को जब क्रीप अप करने देते हैं, तो एकदम हमें फिर बाद में टर्बुलेंस फेस करनी पड़ती है। इस वक्त गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 11% डॉलर टर्म्स के अंदर इकोनॉमी का साइज बढ़ा है। जब आप इसके अगर आप 290 के ऊपर रख के देखें, इसके अंदर इन्फ्लेशन निकालें, इसके अंदर सिर्फ इन्फ्लेशन निकालें, पर कैपिटा ना भी निकालें, तो ये एक्चुअली ग्रोथ बनती है 4.7%। ठीक है, उसके बाद आप पर कैपिटा देखते हैं, क्योंकि असल में मईशत का मकसद है कि आपका एक शख्स जो है, एक फर्द जो है, उसके पास इनकम इस साल कितनी है बनिस्बत पिछले साल के इन्फ्लेशन निकाल के। ये एक इकोनॉमी का जो एंड रिजल्ट है, एंड गोल है, वो ये चीज़ होती है, पर कैपिटा इन्फ्लेशन एडजस्टेड। तो हमें हमेशा वो देखना है, और उसके अंदर हमने अपनी पॉलिसीज़ में ये देखना है कि क्या हम कोई ऐसी वनरेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं जो कि अगले सालों के अंदर हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकती है। इसको फिक्स करने के लिए कुछ हमें ये फिगर आउट करना है कि पिछले 10 साल में हमने कौन सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर्स लॉन्ग टर्म में खराब हो रही है। 1 साल के बजट और 1 साल के इकोनॉमिक सर्वे का मसला नहीं है, ये मसला है अपने प्रॉब्लम्स को रियलाइज करने का और नए आइडियाज के ऊपर कोशिश करने का। और वो मेरा गिला ये है। आपके इन ख्यालात के जवाब में अशफाक तोला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखें, 2 चीजें मैं पहले खुर्रम से, वो खुर्रम की जो आपने जो कहा कि इंडिया का 700 बिलियन का रिजर्व है। डू यू नो कि इंडिया ने पिछले ये एफडीआई की जो बात करते हैं, इट इज मोर देन $1 ट्रिलियन। तो इंडिया को तो इस वक्त ये प्रॉब्लम था कि पिछले 2 महीनों में $40 बिलियन की जब इनकी एफडीआई चली गई तो उनको तो लाले पड़ गए, उनको डेप्रिशिएट करना पड़ा। हमारी वो कंडीशन नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया का जो दूसरा बड़ा मसला ये था कि उनकी जो रेमिटेंसेज आ रही थी वो पहले 5% ऑफ द जीडीपी आ रही थी और वो 3.2 पे चली गई है। तो वो उनके बहुत बड़े मसाइल है, उससे हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया के जो रिजर्व, अभी आपको मैं कहता हूं हमारी एफडीआई के प्रॉब्लम नहीं है, ना हमारे इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर जो खुर्रम साहब ने कहा कि जी लाइनें लगती हैं, इंडिया का जो 80% एलपीजी है वो इंपोर्ट होता है, 20% इनकी प्रोडक्शन है। पाकिस्तान का एलपीजी जो है वो 80% है और 20% हमारी इंपोर्ट है। तो उससे हम अपनी कंपैरिजन नहीं करते। उन्होंने रेट ना बढ़ा के किया था। जहां तक सवाल है मेरे भाई अली हसनैन साहब का, उन्होंने जो कहा, देखिए एक्सपोर्ट इज ओनली 8% ऑफ योर जीडीपी, और जो एक्सपोर्टर को कोई लॉस नहीं हो रहा। आप उठा के देख लें, किसी भी आप बड़े सर्विस से कंपेयर करा ले कि $100 की एक्सपोर्ट के अगेंस्ट $70 की इंपोर्ट होती है उन्हीं चीज को एक्सपोर्ट करने के लिए। 10% यानी $10 हम रखने देते हैं इनको बाहर पाकिस्तान से, अब रह गए $80। 80 में से आपको सिर्फ मिलते हैं $20। अगर आपकी एक्सपोर्ट $32 बिलियन है तो आपके पास सिर्फ आते हैं $6.4 बिलियन। और अगर मैं करेंसी को अप्रिशिएट करता हूं तो वो अप्रिसिएशन जो है वो मुझे सिर्फ इनको 20% देनी है। अगर मैं 50 रुपए 30 रुपए में अगर अप्रिशिएट करता हूं तो मुझे 6 रुपए देने, जो मैं उनको टैरिफ कट में दे सकता हूं, टैक्स में दे सकता हूं, उनको मैं बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर सकता हूं। अब आ जाए दूसरा, उन्होंने कहा जी रीर के ऊपर। देखिए रीर मेरा एक इशू नहीं है, शहजाद भी इस चीज के गवाह हैं, आपको भी पता होगा, जुनैद, खुर्रम को भी पता है कि सिर्फ मेरा वैल्यूएशन मॉडल नहीं है। एक तो रीर का जो मॉडल है और 2017 पे इंडेक्स फ्रीज हुआ है,
जो IMF के कॉरिस्पॉन्डिंग होते हैं, स्टेट बैंक जिसको मैनेज कर रहा है। स्टेट बैंक को कहें अपने प्राइसिंग मॉडल लेके आए, वो खुद बता देंगे आपको कि नहीं, वो हम नहीं देंगे। हमने अपना वैल्यूएशन मॉडल बनाया हुआ है which is comparable to any internationally acclaimed valuation model। इसको वेट किया है आईवी लीग के प्रोफेसर ने। मैं आपको ये भी बता देता हूं, मेरे बाद जब मैंने 235 किया था तो गोल्डमैन सैक ने 223 किया था। ये 2023 की बात है। फिर ऑप्टिमस ने यासिफ कुरैशी शहजाद साहब से, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्लूमबर्ग ने जो वर्किंग की थी उसको वर्क बैक करे तो वो भी 240 आ रही थी। तो यार मैं एक अकेला गलत हूँ, सारे तो गलत नहीं होंगे ना। अब 8% ऑफ जीडीपी के लिए आप 92% को स्टेक खुर्रम शहजाद साहब। अच्छा जी, मैं बात कर दूं कि वो जो कंपेयर कर रहे हैं ना, एलपीजी पाकिस्तान में एलपीजी घरों में यूज नहीं होती, वहाँ 90% घरों में यूज होती है। तो उनके लिए प्रॉब्लम हुई है और वो यहाँ से सारी इंपोर्ट होती है, तभी तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे यहाँ जो है नेचुरल गैस यूज होती है, हमारे यहाँ पेट्रोल आता है। तो वो एलपीजी का कोई वो नहीं है सर। वहाँ पे जो 90% एलपीजी यूज होती है ना, उनको ये प्रॉब्लम हुई कि वहाँ घरों से लोग निकले और लाइनें लगी हैं। मैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा था कि $700 बिलियन रिजर्व के साथ लाइनें लगी हैं लॉ एंड ऑर्डर की। हमारे यहाँ $17 बिलियन के साथ लाइनें नहीं लगी। ये कंपैरिजन था। दूसरी बात ये है, एक चीज को इस तरह ये जो हम कंपेयर करते हैं, बहुत सारे वुज़रा आके जुनैद हमारे शो पे कहते हैं पेट्रोल पंप पे देखें लाइनें, कोई एक तस्वीर देख के ये ना करें। खुर्रम पेट्रोलियम सेक्टर को अच्छा जानते हैं। अगर हमारे रिजर्व्स है ना कि 28 दिन के थे जब जंग स्टार्ट हुई थी, इंडिया के 70 दिन के ऑयल रिजर्व्स थे। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे ऑयल शॉर्टेज हो गई थी। एलपीजी का एक अलग इशू है, लेकिन ये नहीं अगर हम एक तस्वीर देख के पेट्रोल पंप की यार शॉर्टेज हो गई, यहाँ पे भी हो जाती है। आपको पता है 12 बजे अगर किसी को पता चलता है कि कीमतें बढ़ने वाली हैं, आप देखें हर पंप पे कितना रश होता है। तो वो तस्वीर अगर कोई आप इंटरनेट पे डाल के देखें कि पाकिस्तान में शॉर्टेज हो गई, रियलिटी नहीं है। इंडिया हैड रिजर्व्स ऑफ 70 डेज व्हेन द वॉर स्टार्टेड। हम इससे कंपेयर ना करें, हम अपने रिजर्व्स को उनसे कंपेयर ना करें। यहाँ पे पीएसएल हुआ, हमने तमाशाई को नहीं जाने दिया। इंडिया में 2.5 महीने चला आईपीएल, हर ग्राउंड उनका कचाकच भरा हुआ था। खुर्रम शहजाद साहब, तो वहां पे आवाम देखने भी आ रही थी। अगर इतनी शॉर्टेज होती एलपीजी और ऑयल की, तो वो भी अपने तमाशाई को कहते कि आप घर पे बैठ के देखें, आईपीएल का मैच देखने ना आए। तो कुछ चीजों में हमें रियलिटी देखनी चाहिए। इट इज अ बिगर इकोनॉमी, इट इज डूइंग बेटर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, इट इज डूइंग बेटर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम नहीं कर रहे, हमें सीख के आगे बढ़ना चाहिए, रादर देन हम डिफेंड करें कि इंडिया के मुकाबले में हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इससे कोई जो है इनकार नहीं है शहजाद। आप कहीं और जो है वो चीज लेके जा रहे हैं कि इंडिया इज अ बिगर इकोनॉमी, बेटर इकोनॉमी। They have been a bigger economy. They have been, much better economy. देखिए जब जंग छिड़ी हमारे यहाँ लाइनें नहीं लगी, उनके एक पंप पे लाइन लग गई। ये कंपैरेटिव एनालिसिस इस तरह नहीं करे ना। फिर ना मैं जवाब तो लें। मैं कह रहा हूँ इंडिया के साथ इन जनरल कंपैरिजन नहीं हो रहा। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं इस क्राइसिस की बात कर रहा हूँ। क्राइसिस के हिसाब से जिसने मैनेज किया है, मैं वो बात कर रहा हूँ। उसके बाद मोदी ने उठा के ये कहा कि जी आप दुकानें बंद करें, कम सफर करें, कुकिंग कम करें, गोल्ड कम खरीदें। तो वो क्यों किया? वो बाद में फॉलो कर रहे हैं, हमने पहले फॉलो कर दिया। हम भी तो 8 बजे मार्केट बंद कर रहे हैं। कब करते हैं हमारा पाकिस्तान में ये मार्केट हम बंद? हम 10 बजे जो के साथ भी अपनी करेंसी को भी डिफेंड कर सके। सुन तो लें, मैं कह रहा हूं कि आप जो बात कर रहे हैं उससे इनकार कुछ नहीं है। वो इन जनरल कंपैरिजन पे बिल्कुल आगे हैं। मैं तो इस क्राइसिस की बात कर रहा हूं कि उसमें रिलेटिवली बेहतर करना। और आपको पता है पाकिस्तान को फिच ने जो ग्लोबल रेटर टेबल रखा है, आप जाके देखें इंडोनेशिया को, आप जाके देखें फिलीपाइंस को, आप जाके देखें और दूसरी कंट्रीज को, उनके तो चैलेंज हो गए आउटलुक भी। तो कहने का मतलब ये है कि देखें अगर आप यू नो दिस बेटर कि देखें हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डोमेस्टिक ओरिएंटेड है। हमारा जो इम्पैक्ट है एक्सटर्नल वो एक लिमिटेड होता है। जहां पे एक्सपोजर ज्यादा होगा, जहां पे जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एफडीआई तकरीबन $100 बिलियन तक आ रही होगी, वहां पे एक्सपोजर भी ज्यादा होगा। ऑब्वियसली फिर जब मार्केट क्राइसिस में आती है वहां पे विड्रॉ भी ज्यादा होता है। तो शहजाद मैं यही बात कर रहा हूँ कि साइज है ना, तो वो बेटर है उस हिसाब से। इन जनरल वो बेटर रहे ना, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। मैं तो आप और मैं एक ही बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि क्राइसिस के पर्सपेक्टिव से। लेकिन खुर्रम शहजाद साहब, सॉरी प्लीज माज़रत के साथ, शुरू में ऐसी बात शुरू हुई कि जैसे उनके चंद दिन लाइन लगने से वो तबाह हो गई उनकी मईशत, तो वो मवाजना सही नहीं था। बस ये आपसे कहना चाह रहे हैं, जो शहजाद ने तमाम आपके पास सामने कह रहा हूँ। मेरा सिर्फ पॉइंट ये था, मैं बॉटम लाइन कह रहा हूँ सिर्फ कि देखें इंडिया मच बिगर इकोनॉमी, या हमसे बहुत बड़ी और इकोनॉमीज हैं, उनके यहाँ भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, हमारे यहाँ भी हुई हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर से लेकर बहुत सारी चीजें रिलेटिवली बेहतर मैनेज थे गिवन आवर रिसोर्सेज। ये तो कॉन्टेक्स्ट तो समझे ना। मैं तो ये कह रहा हूँ प्लीज। और हम डिस्कशन, क्योंकि अली हसनैन इकोनॉमिस्ट है, उनसे भी जरा, क्योंकि उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की। तो अली हसन साहब, अभी कोई हमने एनएफसी अवार्ड की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, कोई उसमें चेंज तो नहीं आया, लेकिन वॉलंटरीली अब सूबे जो है वो गिव अप कर रहे हैं तकरीबन 1200 अरब रुपए या 1100 अरब रुपए। आपको क्या लगता है कि इससे जो चैलेंजेस थे हमारे, और खासतौर पे वफाकी हुकूमत के जो चैलेंजेस थे,
वो किस हद तक आपको कम होते हुए नजर आ रहे हैं? वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है कि आपको लगता है जो ट्रबल शूटर था उसको हमने एड्रेस कर लिया, या आपको लगता है कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, एक टेम्परेरी मूव है ये? शायद देखें, अल्टीमेटली हमें जब तक हम एक नई सियासी बैलेंस और इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक ये चीज़ें फिक्स नहीं होने वाली। अगर आप ये सोचेंगे, पिछले साल से बात चल रही है कि फेडरेशन के पास रिसोर्सेज कम है, प्रोविंसेस के साथ ज़्यादा हैं। आप मुझे बताएं कि किसी ने कोई एनालिसिस किया है कि आप एजुकेशन पे एक बच्चे के ऊपर पंजाब में कितना पैसा लगा रहे हैं जब आप इन्फ्लेशन को हटाते हैं? मैंने ये काम की, मैंने स्टडी करके देखी है, और अगर आप नंबर्स देखें, बल्कि मैंने खुरम के साथ भी शेयर किए, मैंने दीगर दोस्तों के साथ शेयर किए हैं, वी आर सीइंग अ सस्टेन्ड डिक्लाइन ओवर टाइम। ये अगेन ये एक हुकूमत और एक वक्त की बात नहीं, ये एक पूरे पाकिस्तान का मसला है जो शुरू 2018 से हुआ है। हम अभी डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड नहीं कर सक रहे, ठीक, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे ऊपर सूद इतना ज़्यादा है कि हम उससे निकल नहीं रहे। इसको हल करने का सिर्फ तरीका ये है कि हम अपने टैक्सेशन को ठीक करें, नंबर 1। नंबर 2, जब तक हमारा ये सिर्फ अगेन सूबा जितना पैसा ज़ाया करता है उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। उसके अंदर एक फिस्कल फेडरलिज्म मॉडल जो प्रोविंशियल लेवल पे जाए, उसके ऊपर हमें कुछ चीज़ें हमने ये रियलाइज़ करनी है कि हमने गलत किया और उनको ठीक करना है। अब मैं एक बात पे वापस आना चाहता हूँ, तोला साहब ने की कि एक्सपोर्टर तो सिर्फ आपका 8% है इकोनॉमी का। तो तोला साहब को ये भी पता होगा कि एक्सपोर्टर 13% था इकोनॉमी का जब डार साहब ने डॉलर को 100 के ऊपर रखा था, और अगले 3-4 साल में वो 13% से बिल्कुल सीधा सीधा ग्राफ 8% पर आया। हमें अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। जब आप रियल को ऊपर लेके जाते हैं तो एक्सपोर्ट नीचे आता है, ये पूरी दुनिया में होता है, ये सब मतलब ये बिल्कुल पहली क्लास की चीज़ है और कोई भी इकोनॉमिस्ट इसको करेगा। दूसरी बात इन्होंने की कि इनके पास एक मॉडल है, तो मैंने भी मॉडल डेवलप किया है, मैंने भी देखा है। मेरा मॉडल ये कह रहा है, और मेरा मॉडल जो है वो मैं इशफाक साहब उनकी चैलेंज करता हूं, सामने रखने को तैयार हूं। वो 300 कह रहे हैं। जब आप उसको करेंगे तो आपका एक्सपोर्टर, एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम एक्सपोर्टर को बेनिफिट देना चाहते हैं, दूसरी तरफ एक्सचेंज रेट को एक्सपोर्टर के खिलाफ रखा हुआ है। ये कहाँ की मंतक है? मतलब ये तो बिल्कुल इकॉन 100 हम पहले साल में जो क्लास में पढ़ाते हैं, ये वो चीज़ें हैं। इसकी वजह इंटेलेक्चुअल नहीं है, पॉलिटिकल है। हमें एक पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन करनी है कि एक्सपोर्ट में कौन विनर है, इंपोर्ट के अंदर कौन विनर है, उनके साथ एक सेटलमेंट हो। अल्टीमेटली पाकिस्तान तो सबका है ना, अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमी डूबेगी, ये सबके लिए डूबेगी, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है उसके लिए भी डूबेगी। इस 1 घंटे की नशियात में खत्म होने में, इरशाद साहब, डॉक्टर इरशाद, आपने भी ये बात की थी कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि सूबों से फिर मामला तय करने की नौबत आई है, जो टैक्स जमा करने में रेवेन्यू को बढ़ाने की बात थी। जुनैद, मैं आपका जो पहले वाला क्वेश्चन है उसको ज़रा आगे बढ़ाता हूँ। मैं शायद प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सका। आपका जो टारगेट शार्ट हो रहा है, अगर आप 15 ट्रिलियन अभी इस वक्त टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अगर आप ये अचीव भी कर ले तो ये पैरामीटर ही नहीं है एफबीआर की जो परफॉर्मेंस है उसको जज करने के लिए। हम मिस जजमेंट पास कर रहे हैं। एफबीआर का अगर आपने परफॉर्मेंस जज करना है तो वो टैक्स टू जीडीपी रेशो से आप जज करें। ये अगर आप टोटल सेट ऑफ करें अगेंस्ट द इन्फ्लेशन तो ये तो जीरो ग्रोथ था अभी तक। मैं जो बात करना चाहता हूँ, हमें जिस तरह ये इकोनॉमिस्ट साहब ने कहा कि आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। आज जो कल ये मॉडल पेश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे खदोखाल कहीं से पता चला है वो सिर्फ आपके इन्फोर्समेंट पे है। आपका इन्फोर्समेंट का इतना बड़ा इशू नहीं है। इन्फोर्समेंट जो है वो तो बाई प्रोडक्ट है आपके स्ट्रक्चर का। आप स्ट्रक्चर को आप छेड़ ही नहीं रहे, आप बुल को बाई हाथ ले नहीं रहे। आप जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नेंस को डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना चाहते हैं। आप बिहार की गवर्नेंस को इस्लामाबाद लेना चाहते हैं। आप कहते हैं कोई सीक्रेट जगह पे करेंगे। भाई ये पब्लिक प्रोसीडिंग है, ट्रांसपेरेंसी के बगैर आप कैसे करेंगे? आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं, कंप्लाइंस बढ़ाएं, टैक्स ब्रॉड करें और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन पे आप प्रेशर कम करें, वही पैरामीटर होगा। अब हम सिर्फ जो एब्सोल्यूट वैल्यू पे एफबीआर को जज कर रहे हैं, एफबीआर वालों का जो मर्जी करे वो लागर होगा और ये अंडरस्टैंडिंग बेचारे जो मर्जी करे वो फायर लाइन में होंगे। राइट, इशफाक साहब, आखिरी एक आर्किटेक्चर एफबीआर का चेंज नहीं जाएंगे और दोबारा वापस आएंगे। इशफाक तौला साहब, इशू ये है जो हसनैन साहब ने कहा, आई एग्री विद हिम, कि वो कहते हैं कि जी डॉलर स्टेबल रखो तो करेंसी की। खुर्रम भी ये वाउच करेंगे कि जो 26% इन्फ्लेशन थी हमारी डिवैल्यूएशन की वजह से हुई और हम फिर हमारी चीखें निकल गई।
तो वो हमने जैसे ही करेंसी स्टेबल किया, आपकी इन्फ्लेशन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गई। अब डॉक्टर साहब को मैं सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूँ, खुद डेटा उठा ले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। मेरा 2022 आपका एवरेज डॉलर रेट था जुनैद 177 रुपए, और आपकी एक्सपोर्ट्स थी 32.5 बिलियन यूएस डॉलर। ये डेटा है, मैं आप डॉक्टर साहब खुद चेक करें। और 2024 में आपका जो एवरेज रेट है 277, यानी 100 रुपए ज्यादा था करेंसी का, और आपकी एक्सपोर्ट थी 32.4 बिलियन डॉलर, यानी 100 मिलियन डॉलर आप पीछे चले गए। अब इसहाक डार साहब की बात करें, वो तो 2016 में वो एरा खत्म हुआ, चले 10 साल में आपने क्या किया इतनी डिवैल्यूएशन करके, मुझे कोई बता दे। आपने हॉट मनी की, कोई बता दे। इसका छोटा सा जवाब अगर मैं दे सकूं, वो ये है कि तोला साहब जिस चीज की बात कर रहे हैं वो नॉमिनल रेट है, वो रियल रेट है ही नहीं। रियल रेट आपका निकलता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से। नहीं सर, उसकी डॉक्टर साहब, उसकी जो वैल्यूएशन, अच्छे वैल्यूएशन मेथड है, कोई भी आप निकाल लें, जीडीर मेथड है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, या रीड चेंज मॉडल है जो हम यूज कर रहे हैं, उसमें रीड की चेंजेस। हम अभी एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे दोबारा भी इस मौजूद पे बात हो सके। अली साहब, आप माहिर मईशत, आप हैं माहिर, लेकिन इस पे बात हम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये मिथ बनकर रह गई है कि करेंसी डिवैल्यूएशन या वैल्यूएशन क्या होगी उससे तय होगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे नहीं बढ़े। वो इशफाक तोला साहब ने नंबर्स आपके सामने रख दिए कि उसमें 10 साल में भी कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो सका। इसकी वजूहत क्या है, इस पर और दीगर बजट से मुताल्लिक मामला पर बात होगी ब्रेक के बाद और हेडलाइंस के बाद।